हे गाइस, वेलकम टू जीएस विद सूरज। यहाँ आपको मिलते हैं जीएस के कूल कॉन्सेप्ट विद फैक्ट जो आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडेबिलिटी को एक कदम आगे लेकर जाता है। तो मेरे साथ डेडिकेशन और डिवोशन के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड, जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ब्रह्मांड। तो जब भी हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, आप इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे होंगे, खगोलीय पिंडों की कल्पनाएं आती है और इसके रहस्यों को जानने के लिए हमारे अंदर दिलचस्प आती है, एक इंटरेस्ट जगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट पॉइंट है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ जिसका अस्तित्व है और जिसमें ऊर्जा है, उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब छोटे से छोटे अणु से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड ही कहा जाता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत को एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया। आगे चलकर एडविन हब्बल ने 1920 में इस सिद्धांत को और अधिक विस्तारित रूप दिया। नेक्स्ट सिद्धांत है स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत को थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत दोलन सिद्धांत, प्लसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इस सिद्धांत को डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। और लास्ट सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इस सिद्धांत को एलन गुथ ने दिया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित ये प्रमुख चार सिद्धांत चार वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। आपने ये चार सिद्धांत पढ़े, उसमें महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जो है वो अभी तक का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बताया जाता है और अभी तक ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो जानते हैं हम महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। आपको मैं बता दूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी इस पूरे टॉपिक का कोर कंपोनेंट है। यानी महाविस्फोट सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो महाविस्फोट सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर भी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। आप ये देख रहे हैं डायग्राम। जस्ट वेट, मैं पेंसिल ले लूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डायग्राम के जरिए हम बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। तो प्रारंभ में वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था।
तो सबसे पहला पॉइंट है, शुरू में वे सभी पदार्थ जिनसे भी ब्रह्मांड बनाए वे पहले अति छोटे गोले एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन आयतन यानी वो कितना स्थान वो पदार्थ घेर रहा है, यानी कि उसका जो आयतन था वो बहुत सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, और तापमान तथा घनत्व अनंत था। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांड विस्फोट, बिग बैंग कहा गया। आपको मैं ये डायग्राम के जरिए समझाना चाहूंगा। देखिए, अत्यधिक संकेंद्रण, ये जो आप सबसे नीचे वाला लेयर है, इसको आप छोटे गोलक के रूप में एक एग्जांपल लीजिए। ये एक सबसे छोटा गोला है। अब इसमें क्या होता है, इसका आयतन क्या था, अत्यधिक सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, और तापमान और घनत्व क्या था, अनंत था। तो इसके अत्यधिक तापमान और घनत्व के कारण क्या होता है, इसमें अचानक विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट से क्या होता है, पदार्थ का बिखराव शुरू होता है। अत्यंत संकेंद्रण के कारण क्या होता है, बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा गया। अब इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिनसे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। तो क्या होता है, अचानक विस्फोट से पदार्थ का क्या होता है, बिखराव हुआ, जिनसे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। और इसके अलगाव यानी कि टूटने के कारण पदार्थ का जब बिखराव हुआ तो अलगाव हुआ, यानी अलग अलग बिखर गए पदार्थ, इसे काले पदार्थ बने, और इन्हीं के समूहन, इन्हीं के इकट्ठे अलग अलग कण के रूप में इकट्ठे होकर अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। आपको मैं इस डायग्राम के जरिए समझाना चाहूँगा कि अचानक विस्फोट होता है। आप ये रेड कलर की, इसको छोटा, अति छोटे गोलक के रूप में ले सकते हैं। इसमें अचानक विस्फोट हुआ, तो सेकंड लेयर में आप देख सकते हैं तो क्या हुआ, कुछ समय बाद काले पदार्थों का निर्माण हुआ, और उस काले पदार्थ के बिखराव के कारण अलग अलग पिंडों का निर्माण होता गया। क्या हुआ, अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 वर्ष पश्चात सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। इसे नासा मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब MAP नामक अनुसंधान ने इसकी पुष्टि की। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना कब से हुई, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, और विस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यहाँ अरब होना चाहिए था, सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये पूरे ब्रह्मांडीय पिंडों का विकास इसमें बताया गया है, और सौर मंडल का एक एग्जाम्पल लिया गया है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड का विस्तार तभी से निरंतर जारी है, और इसके साक्ष्य यानी हम सबूत के रूप में देख सकते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच क्या हो रही है, आकाशगंगाओं के बीच दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, डायग्राम के जरिए। देखिए, आप ये डायग्राम अच्छे से देख रहे हैं कि पहले तो अति छोटे गोलक में अचानक अत्यंत आयतन सूक्ष्म ताप अचानक विस्फोट होता है। इससे क्या होता है, ब्रह्मांड पिंडों का सृजन होता है।
उसके बाद जो है पदार्थ का लगातार विस्तार जारी है। सेकंड लेयर में देखिए ब्रह्मांड पिंड क्या है, मतलब पास पास है। और बाद में थर्ड लेयर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ, ब्रह्मांड पिंडों का विस्तार हो रहा है। और सबसे ऊपर के लेयर में आप देखिए तो इसका विस्तार और अधिक हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड पिंडों का लगातार विस्तार जारी है। और बिग बैंग थ्योरी का मूल निचोड़ यही है कि ब्रह्मांड का जो है वो विस्तार लगातार जारी है। आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि यदि आप एक गुब्बारा लें और उसमें पेन से डॉट डॉट करें, उसके बाद पेन से डॉट डॉट करें उस गुब्बारे को, और उसके बाद जब आप उस गुब्बारे को फुलाते हैं तो आपको उस बिंदु का पहले से अधिक विस्तार दिखेगा। तो ब्रह्मांडीय पिंडों का जो विस्तार है उसे बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के रूप में इस गुब्बारे के जरिए आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड पिंडों का लगातार विस्तार होता जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसे नासा मैप नामक अनुसंधान ने इसकी पुष्टि की। फिफ्थ पॉइंट, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एच जॉर्ज लेमेंथियर के बाद एडविन हब्बल ने इसी सिद्धांत को अधिक विस्तार रूप दिया। तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। तो ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य जो फैलाव है ब्रह्मांड का, उसके सबूत के रूप में कौन कौन सी परिघटनाएं मानी जा रही है? रेडशिफ्ट परिघटनाएं, सुपरनोवा परिघटना का विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। तो आइए इसको जानते हैं, क्या होता है रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम लाइंस की लंबी तरंग दैर्ध्य लॉन्गर वेवलेंथ्स की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को रेडशिफ्ट कहते हैं। मूल रूप से इस प्रक्रिया में विस्थापित तरंगों का स्पेक्ट्रम में लाल रंग का होता है, इसलिए इसे रेडशिफ्ट कहते हैं। तो आप देखिए इस डायग्राम को भलीभांति रूप से देख पा रहे होंगे आप। क्या होती है? स्पेक्ट्रम की लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ये लाल रंग का आप देख रहे होंगे इस डायग्राम अच्छे से, किस तरह से लाल रंग का विस्थापन हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी विस्थापित प्रक्रिया के तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है? लाल रंग का होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। इस परिघटना को रेड शिफ्ट का नाम दिया गया है। तो जानते हैं हम रेड शिफ्ट आखिर कैसे काम करता है। जब भी कोई खगोलीय चीज पृथ्वी से दूर चली जाती है तो वह चीज रेड शिफ्ट के अंतर्गत आती है। इस समय इस चीज से आने वाले तरंगे स्पेक्ट्रम के अनुसार लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब भी खगोलीय चीज, कोई भी खगोलीय चीज पृथ्वी से क्या होती है? दूर चली जाती है, तो वे किस चीज के अंतर्गत आती है? रेड शिफ्ट के अंतर्गत आती है। इस चीज से होने वाली तरंगे स्पेक्ट्रम के अनुसार लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेवलेंथ क्या होता है? लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। तो इस प्रकार रेड शिफ्ट काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब जानते हैं हम सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाले सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कोई बहुत पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है और कड़े विस्फोट के बाद नष्ट होने ही वाला होता है। तो क्या है सुपरनोवा? अब हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना विस्तारित रूप है। इसमें अलग अलग खगोलीय पिंडों में ब्रह्मांड पुराने तारों का अंतिम क्षण, यानी कि उसका एज, चूँकि हर एक का एक लिमिट होता है, तो अलग अलग ब्रह्मांड पिंडों में तारों का भी
तारे पुराने हो जाते हैं और वो अंतिम क्षण में होते हैं, जिससे क्या होता है, तारे का कड़ा विस्फोट यानी कि खतरनाक विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को क्या कहा गया है, सुपरनोवा कहते हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे हैं, किस तरह से सुपरनोवा परिघटनाएं होती है। तो यह आपको मैंने बताया ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर सुपरनोवा और रेड शिफ्ट परिघटना किस तरह से इसे साक्ष्य के रूप में देखा गया है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN सर ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लॉर्ज हैड्रन कोलाइडर HLC लॉर्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें LHC होना चाहिए, टाइप में ये गलती हो गया होगा, तो ध्यान रखना, LHC लॉर्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अलग अलग रिसर्च जारी है। तो वैज्ञानिकों ने 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में जेनेवा में क्या किया था, पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में LHC लॉर्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। चूँकि ये कुछ हद तक सफल रहा था, इसमें प्रोटॉन बमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। ऐसा माना जाता है कि हिग्स बोसोन में क्या है, ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। हालांकि ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रयोग असफल रहा था। पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। CERN सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता की। किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल खोज की करने में क्या पाई? सफलता पाई। इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। तो अलग अलग वैज्ञानिक संगठन अलग अलग देशों के ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए समय समय पर रिसर्च कर रहे हैं। इस तरह से हमारे बीच ब्रह्मांड के रहस्य सुलझते जा रहे हैं और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्य जो हैं वो बहुत अधिक, अभी तक हम कह सकते हैं हमें 0.1% ही अभी ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में पता चला है। तो रिसर्च जारी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 10 की तरफ। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। चूँकि ये टाइप करने के दौरान टाइप पावर 8 नहीं हो रही थी, आप ध्यान रखिएगा, इसकी 10 की पावर क्या है? 8 है, प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सीज है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ब्रह्मांड में अनुमान लगाया गया कि 100 अरब मंदाकिनी है। एक ब्रह्मांड का आपके सामने एक विस्तार के रूप में बताया गया। हालांकि ब्रह्मांड का विस्तार हमारी सोच से कई गुना अधिक विस्तारित है, फिर भी आपको एक कल्पना आप कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। आप इस चीज़ के जरिए समझ सकते हैं कि हमारी एक मंदाकिनी है जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है। तो उसमें भी तो मैं समझाना चाहूँगा, जस्ट वेट। हाँ, हमारी जो मंदाकिनी है उसमें हमारा जो सौरमंडल है वो अंतिम छोर में है, हमारा सौरमंडल। और सौर परिवार में हमारे जानते हैं ग्रह हैं। तो ऐसे ही बताया गया कि प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब मंदाकिनी हैं।
तो आप इसी चीज़ से कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड का विस्तार है, कितना ब्रह्मांड का हमारा विस्तार है। तो चलिए जानते हैं हम कि मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, जो तारा निर्माण की शुरुआत का गैस पुंज है। आप डायग्राम के जरिए अच्छे से जान पाएंगे कि हमारा जो मंदाकिनी है वो गैस पुंज से भरा हुआ है। जो कि क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि इसमें गैसों का जो है बहुत अधिक, हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में गैसों का अत्यधिक आकर्षण और गैसें जो है मंदाकिनी में भरी हुई है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला आकाश गंगा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो अपनी पृथ्वी की मंदाकिनी क्या कहते हैं, इसे दुग्ध मेखला मिल्की वे। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो हमारी जो मंदाकिनी है उसका 80% अब तक का भाग क्या देखा गया, सर्पीला। आप डायग्राम के जरिए देख सकते हैं अच्छे से। जस्ट वेट। हमारी जो मंदाकिनी है वो क्या है, सर्पीला है। आप जो मैं आपके सामने डायग्राम खींच रहा हूँ ये क्या है, सर्पीला। इसी को सर्पीला कहते हैं। तो हमारी मंदाकिनी को क्या बताया गया कि सर्पीला है। इसका 80% भाग जो है वो क्या है, सर्पील है। तो इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आपको ध्यान रखना है इसे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 12, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडिया नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया, एंड्रोमेडिया। चूँकि हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च, चूँकि मैंने जैसे बताया कि हो रहे हैं, अभी बहुत रहस्य खुल रहे हैं। तो अभी जो है सबसे हमारी आकाशगंगा की नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है, देवयानी एंड्रोमेडिया दिया गया है। भविष्य में ऐसे भी हो सकता है कि हमें जैसे जैसे अलग अलग आकाशगंगाओं के मंदाकिनी के बारे में पता चलेगा तो उसका भी नामकरण किया जाता है। अभी ये जो सबसे नज़दीकी तारा है उसको क्या नाम दिया गया है, देवयानी एंड्रोमेडिया नाम दिया गया है। पॉइंट नंबर 13, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी। अभी जो नवीनतम मंदाकिनी जो है, जो हमें अभी पता चला है वो क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी है। आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉइंट नंबर 12 में जो है आकाशगंगा सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा गया है, देवयानी। ये नज़दीकी मंदाकिनी है। और अभी जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है वो जो अभी हमें पता चला है, सबसे नया मंदाकिनी का नाम क्या दिया गया है, ड्वार्फ मंदाकिनी। हमें अभी ज्ञात मंदाकिनी है। ध्यान रखिएगा कि पॉइंट नंबर 12 में जो है वो नाम दिया गया, सर ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम पॉइंट नंबर 14 पे। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी शीतल और चमकीला तारों का समूह है। ओरियन नेबुला क्या है, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपको, सबसे आकाशगंगा के सबसे शीतल और नज़दीकी चमकीला तारों का समूह कौन सा है, तो ओरियन नेबुला। तो आज के लिए ब्रह्मांड में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।